तो बेटा ये जो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर है। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, आपको इंटीग्रेशन करना था नॉर्मल, तो इसकी कोई लिमिट नहीं दी थी कहां से कहां तक करना था। यहां वो ऐसा कर, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए से बी तक, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करें। मैंने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन आया एफ ए, कैपिटल एफ मान लिया, इसका इंटीग्रेशन आया, तो ए से बी तक करना है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन था, ए से बी तक कर रहे थे ना, तो पहले ऊपर वाली लिमिट रख दो इंटीग्रेशन करने के बाद, माइनस नीचे वाली लिमिट रख दो। ये बेटा इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो। यहां मैं लिख देता हूं वेयर एफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स है। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो 0 से π/2 में, तो बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। इंटीग्रेशन में कर रहा था बेटा 0 से π/2 में। देखिए क्या आ रहा है, पहले बेटा ये पुट करूंगा मैं, मतलब जैसे ये इंटीग्रेशन हो गया, अब इंटीग्रेशन थोड़ी लगाएंगे, इंटीग्रेशन हो चुका, फिर इधर में लगाया करो लिमिट के 0 से π/2 ऐसे। अब इंटीग्रेशन हो चुका, पहले अपर लिमिट रखो तो माइनस कोस π/2 माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू रखो तो माइनस कोस 0। सही है भैया, और बीच में माइनस लगा दो, मतलब ऊपर वाली लिमिट रखो माइनस, नीचे वाली लिमिट रख दो। ये तो बेटा कोस π/2 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 0 इज 1, तो आंसर इज 1। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, है ना। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि भैया tan x का इंटीग्रेशन, अच्छा लगा चुका था पहले, tan x का इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx। तो बेटा tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x होता है। नहीं बिल्कुल नहीं। आप याद कीजिए बेटा tan का क्या होता था, ln sec x। ठीक है, अब ln sec x आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया, बट ऐसा प्लस ही नहीं लगता, ध्यान रखना। इसमें जो प्लस ही लगाते थे ना इंडेफिनिट में, वो मत लगाना डेफिनेट में कभी। अच्छा, से 0 है, π/2 है, π/4 है, पहले अपर लिमिट रखो तो ln sec π/4 माइनस ln sec 0। बेटा sec π/4 हो जाएगा √2, तो ln √2 sec 0 हो जाएगा 1, तो ये ln 1 तो बेटा 0 हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया ln √2। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो समझ रहे हैं आपको जो है क्या करना है, कि आप क्या करेंगे, बस इंटीग्रेट करके पहले अपर लिमिट रख देंगे, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट रख देंगे। ठीक है बेटा, और देखिए आगे। अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा, रियल में इसका मतलब क्या होता है, पहले वो भी सुनिए। इंटीग्रेशन जब आप करते हैं किसी फंक्शन का a से b तक, इसका मतलब होता है एरिया विद साइन, एरिया विद साइन बिटवीन fx y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। मेरा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये बेटा एक अपना y इक्वल टू fx का ग्राफ है, मान लीजिए ये है मेरे पास बेटा x एक्सिस, मान लीजिए ये है बेटा मेरे पास y एक्सिस, मान लो ये है मेरे पास पॉइंट x इक्वल टू a, ये है बेटा x की वैल्यू यहाँ पर b, ये कहीं ओरिजिन है। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन किया इस फंक्शन का fx का a से b तक, इसका मतलब मैं इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है, x की वैल्यू a से लगा के x की वैल्यू b के तक, फंक्शन और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू है क्या, इंटीग्रेशन a b fx dx, इस एरिया की वैल्यू। ठीक है, शेडेड एरिया। तो आप बेटा बात को समझ गए कि इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया विद साइन। अब ये विद साइन का मतलब नहीं समझोगे, अभी आप एरिया तो समझ गए कि फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, होता है ये इंटीग्रेशन। विद साइन का मतलब बेटा ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है, नेक्स्ट पे बताता हूं बेटा मैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।
मान लीजिए मेरे पास है बेटा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू cos x dx। मान लीजिए एक मेरे पास लिखा हुआ है जीरो से पाई बाई टू या पाई बाई टू से पाई cos x dx। बड़ा ध्यान से देखें बेटा, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, cos का क्या आ गया, साइन आ गया, और जीरो से पाई बाई टू में हम लोग देख रहे थे, पहले मैंने पाई बाई टू पुट किया, 1 आ गया, जीरो पुट किया, जीरो आ गया, 1 हो गया। और देखिए इंटीग्रेशन साइन आ गया, मैं देख रहा था बेटा पाई बाई टू से पाई तक, पहले मैंने पाई पे पुट किया साइन पाई, माइनस पाई बाई टू पुट किया साइन पाई बाई टू, ये कितना हो गया बेटा -1। हमने तो बोला था एरिया है, एरिया तो कभी नेगेटिव होना नहीं चाहिए था, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे मान लो अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं बेटा cos x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं जीरो से पाई बाई टू, तो बेटा जीरो यहाँ है, पाई बाई टू यहाँ है, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में cos x और x एक्सिस के बीच का एरिया इसने दे दिया। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, कहां से कहां तक देखना है, पाई बाई टू से पाई तक, ये मान लीजिए पाई बाई टू है, ये मान लीजिए पाई है, बेटा पाई बाई टू से पाई के बीच में ये वाला एरिया आ गया, पाई बाई टू से पाई के बीच में ये वाला एरिया आ गया। तो बेटा आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला इंटीग्रेशन तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला इंटीग्रेशन इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर में, एक्स एक्सिस के ऊपर में जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस में नीचे में जो एरिया होता है वो नेगेटिव आता है। तो मतलब आप समझ जाना कि कभी इंटीग्रेशन करके नेगेटिव आया तो मतलब ग्राफ का कुछ पोर्शन नीचे जरूर रहा हो, तो ध्यान है ना। तो ये मतलब आपके जिस माइंड में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कोई कुछ इस बात को पूछेगा, लेकिन डीप एप्लीकेशन इस पे से रिलेटेड आ सकती है। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट आपने समझा कि इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया, एक्स एक्स, अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस और फंक्शन के बीच का एरिया, अगर ऊपर में है फंक्शन तो पॉजिटिव एरिया आएगा और नीचे में है तो नेगेटिव वैल्यू आती है एरिया की। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा और अगर आगे चलूं तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन a से लगा के b तक हमने किया fx का dx, ठीक है भैया। अच्छा, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मान लीजिए स्टार मार्क करके एक मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा, अगर कभी भी किसी का इंटीग्रेशन किया a से b तक और वो 0 आ गया, ठीक है, वेयर fx इज एनी कंटीन्यूअस फंक्शन, एनी कंटीन्यूअस फंक्शन, fx कोई भी यहाँ पर कंटीन्यूअस फंक्शन था, तो अगर ये 0 आ गया देन बेटा एक बात बताइए a से b तक का इंटीग्रेशन 0 कैसे आया होगा। मान लीजिए मेरा ऐसे फंक्शन चल रहा है, ये fx का ग्राफ है, ये मान लीजिए x इक्वल टू a है, ये मान लीजिए x इक्वल टू b है। तो बेटा देखिए ये जो है हमारे पास a से b तक x एक्सिस और fx के बीच का एरिया इसने रिप्रेजेंट किया होगा। अब इससे क्या हुआ होगा बेटा, देखिए ये जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर है ये वैल्यू तो पॉजिटिव आई होगी, और जितना एरिया x एक्सिस के नीचे है ये वैल्यू नेगेटिव आई होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू ने नेगेटिव को क्या कैंसिल आउट कर दिया होगा, थोड़ी सी वैल्यू पॉजिटिव है, थोड़ी सी वैल्यू नेगेटिव एरिया की, तो ओवरऑल टोटल एरिया क्या हो गया, वो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कभी इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए a से b तक, तो हम समझ जाएंगे कि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर है, थोड़ा सा ग्राफ नीचे है, ताकि प्लस पॉजिटिव एरिया ने नेगेटिव एरिया को कैंसिल आउट कर दिया है। तो थोड़ा ऊपर ग्राफ है, थोड़ा नीचे है, तो मतलब बीच में एक्स एक्सिस को कट मार के निकला है, तो एक्स एक्सिस को बीच में कट मार के निकलेगा a से b के बीच में, मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट बना के निकलेगा। मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अगर a से b के बीच में किसी फंक्शन, कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ गई, देन fx इक्वल टू 0 हैव, ये इक्वेशन होगी ना fx इक्वल टू 0, इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैव एट लीस्ट वन रूट इन इंटरवल a, b। सही है भैया, मैंने एटलीस्ट वन इसलिए बोला, आप बोल सकते हैं सर एक ही तो दिख रहा है, बट एटलीस्ट वन मैंने इसलिए बोला, हो सकता है ऐसा केस रहा हो कुछ, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, कभी वापस तो एरिया ये और ये x एक्सिस के और इसके बीच का एरिया यही है ना, तो क्या पता है ऊपर के दोनों पॉजिटिव एरिया ने नीचे वाले नेगेटिव को कैंसिल कर दिया हो, है ना। तो अभी भी तो देखो 2 रूट हो गए ना बीच में, तो बेटा बस थोड़ा सा ऊपर होगा ग्राफ, थोड़ा सा नीचे होगा, बीच में कितने भी रूट हो सकते हैं, इसलिए बस ये बोल देना कम से कम एक रूट तो बीच में जरूर है।
कोई दिक्कत भैया? तो कभी भी ए से बी के कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ए से बी तक इंटीग्रेट करके 0 आया तो बीच में उसका कम से कम एक रूट जरूर है। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स है बेटा, जैसे मान लीजिए आपको कुछ इंटीग्रेशन करना हो, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, और जो फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल हो बेटा, जैसे n भी हो और x भी हो, दो वेरिएबल हो उस फंक्शन में, और मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैंने बोला a से b तक, तो हमारा वेरिएबल तो कौन काम, ये तो n है, ये x है, तो बेटा हमारा वेरिएबल तो क्या काम करेगा, x है ना, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x कोई वेरिएबल समझेंगे। मान लीजिए मैंने बाहर सेल में लगा दिया n की भी कोई वैल्यू डाल दी, n टेंड्स टू समथिंग, ठीक है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं बेटा कि या तो पहले लिमिट रख लें, मेरा मतलब ये है कि या तो आप बेटा n की वैल्यू पहले रख लें अंदर ले जाके लिमिट को, और ऊपर से बाद में इंटीग्रेट करें, या फिर बेटा पहले आप इसको इंटीग्रेट करें और ऊपर से लिमिट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए, लिमिट का और इंटीग्रेशन का वेरिएबल बस अलग अलग होना चाहिए। तो चाहे तो अंदर जाके पहले लिमिट रख दें और उसके बाद ऊपर से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, या फिर बेटा आप पहले इंटीग्रेशन करते थे फिर ऊपर से लिमिट लगाते हैं, बात एक ही है, चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है भैया। और देखिए मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि इफ 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then equation ax square plus bx plus c equal to 0 have at least one root, या have क्वेश्चन मार्क लगा के और ऑप्शन लिख देता हूं, have exactly one root in 0,1, या फिर मान लीजिए बेटा दूसरा ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ दिया इसने कि have at least one root 0 से 1, या फिर बेटा इसने ऑप्शन दिया कि have two real roots in 0 से 1, या फिर बेटा डी ऑप्शन दिया none of these। तो बेटा क्योंकि ये 0 से 1 में इसके रूट्स की बात कर रहा है, इसलिए 0 से 1 में हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा, इसका इंटीग्रेशन किया 0 से 1 में, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा पहले इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बी एक्स स्क्वायर नहीं बी एक्स क्यूब बाई 3 है ना, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स, और बेटा कहां से कहां रखेंगे 0 से 1 रखा तो कितना हो गया a बाई 3 b बाई 2 प्लस सी, माइनस 0 रखा तो 0 माइनस 0 माइनस 0, तो बेटा ओवरऑल ये कितना हो गया एलसीएम वगैरह लेकर के, ये हो गया मेरे पास 2a प्लस 3b प्लस 6c और अपॉन एलसीएम आकर 6। बेटा इसकी वैल्यू दी हुई थी इस वाले पोर्शन की 0, तो मतलब ये हो गया 0/6 मतलब 0। तो मुझे पता लगा कि बेटा इसका इंटीग्रेशन मैंने 0 से 1 में किया तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 में इसके दिस इक्वल टू 0 के रूट्स है, दिस इक्वल टू 0 मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स है। तो और वो भी मैंने बोला था कि अगर a से b के बीच में इंटीग्रेशन करके 0 आ जाए तो एटलीस्ट 1 रूट बोलना है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 में एटलीस्ट 1 रूट है, ये वाला ऑप्शन हो गया। तो समझ गए बेटा बात को कि इंटीग्रेशन करके अगर वैल्यू 0 आ जाए तो बेटा उसका उस इंटरवल में एटलीस्ट 1 रूट है, कोई दिक्कत बेटा। और आगे देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, मान लो मेरे पास इसने क्वेश्चन लिख के दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाहर लगा दी, इंटीग्रेशन किया बेटा इसने माइनस क्यूब रूट ऑफ a से प्लस क्यूब रूट ऑफ a और 1 माइनस टी क्यूब अपॉन n की पावर n इंटू टी स्क्वायर, ठीक है भैया। तो इसने ये बोल दिया साइड में कि n कोई भी नेचुरल नंबर है dt, इसकी बेटा वैल्यू मांगी है।
तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो देखना जरा क्या आने वाला है। क्या करोगे बेटा, देखिए मैंने बोला था कि आप इसको अंदर भी ले जाकर रख सकते हैं इनको इन्फिनिटी, सही बात है भैया। तो अगर आप n को इन्फिनिटी अंदर ले जाकर भी रख सकते हैं तो देखना क्या आने वाला है, इतने पोर्शन में, है ना। तो जब मैं लिमिट को मान लो मैंने पहले रख दिया, इंटीग्रेशन बाद में कर लूंगा, क्योंकि बेटा ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था ना इंटीग्रेशन कैसे करता, 1 माइनस टी क्यूब की पावर n का इंटीग्रेशन थोड़ा अजीब दिख रहा था क्योंकि कैसे खोलता है, इनकी वैल्यू नहीं पता ना फिक्स। तो मैंने ऐसा किया, n को अंदर ले जाकर के रखा, तो कितना हो गया, इसमें भी रखूंगा, है ना बेटा, लिमिट के हिसाब से। ये टी वगैरह वाले तो अलग रह गए, इतने पोर्शन को मैं अलग से सॉल्व करके लाता हूँ। इतने पोर्शन को अगर मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ तो n को इन्फिनिटी रखने पर ये तो बेटा टी क्यूब अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या लिखते हैं, e की पावर अंदर वाला -1 इंटू ऊपर वाला, और लिमिट जो है होती है वो हम लगा ही देते हैं। तो 1 से 1 कट गया और बेटा n से n कट गया, तो ये क्या बच गया, e की पावर माइनस टी क्यूब बचा रह गया। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ ले जाकर रख दूँ बेटा, तो इस लिमिट की वैल्यू में तो समझ गए कि n भले ही लिमिट बाहर लगी हो, आप अंदर ले जाकर पहले लिमिट को रख दें, तो उसकी वैल्यू लाकर लिमिट की जब रखेंगे तो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। तो बेटा ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पावर वाले को t ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या काम कर लिया, माइनस टी क्यूब इक्वल टू, मैं कुछ लेट कर लिया, मान लो मैंने लेट कर लिया x, ठीक है, ये लेट कर लिया। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, -3t² dt इक्वल टू dx। तो मतलब t² dt इक्वल टू dx अपॉन -3। तो बेटा एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, जब इधर में आप इसको लाकर रखेंगे, ये हो गया मेरे पास -1/3 इंटीग्रेशन, अच्छा ये भी चेंज होगा बेटा। देखिए जहां मैंने जब ये तो t की वैल्यूज थी ना लिमिट, तो जब अपर लिमिट की बात करूं तो अपर लिमिट डाल दो, तो बेटा अपर लिमिट आ जाएगी x की। जैसे t की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, a का क्यूब रूट ऑफ a, तो यहाँ x की अपर लिमिट आ जाएगी, तो ये हो गया बेटा -a। ऐसे ही बेटा लोअर लिमिट अगर मुझे चाहिए तो बेटा मैं क्या करूंगा, x की t की लोअर वैल्यू डाल दो, t की लोअर वैल्यू मैंने डाली तो माइनस क्यूब रूट ऑफ a, तो जब यहाँ रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ठीक है। ये टी क्यूब में रखोगे, जब जो वेरिएबल आप लेट करते हैं आप उसमें अपने वाले जो पुराना वेरिएबल था उसकी पुरानी अपर लिमिट डाल दो, नहीं पुरानी अपर लिमिट डाल दो और पुरानी लोअर लिमिट डाल दो, तो नए वाले वेरिएबल की लोअर और अपर लिमिट आ जाती है। तो बेटा क्या हो गया, a से -a, और ये हो गया e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन आप बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका e की पावर x ही रह जाएगा, -1/3 तो बाहर है, और a से -a, तो कितनी वैल्यू आ गई, -1/3 e की पावर -a माइनस e की पावर a, ठीक है। तो ये e की पावर a माइनस e की पावर -a/3, ये बेटा हमारा आंसर होगा। तो समझ रहे हैं आप बात को, क्या करना है कि जब कोई लिमिट भी लगी हो और इंटीग्रेशन भी हो और वेरिएबल अलग अलग हो, तो बेटा आप क्या करें, लिमिट को आराम से अंदर ले जाके पहले रख के सॉल्व कर लें, तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया e की पावर इतना सा बचा सिर्फ, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है भैया। देखिए और बेटा अगर मैं और आगे की बात करूं तो और भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इनवर्स फंक्शन है, अगर आपने थोड़ा सा इसके बारे में देखा होगा बेटा पहले फंक्शन चैप्टर में, मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, बेटा मान लीजिए कोई फंक्शन है x इक्वल टू एफ इनवर्स y, उनके ग्राफ में क्या अंतर होता है बेटा। अगर मैंने ये वाली बात की, मान लो ये कोई फंक्शन था ऐसे, ठीक है भैया, ये कोई फंक्शन था ऐसे,
y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। तो बेटा इसका जो इनवर्स वाला ग्राफ होता है ना, वो पता क्या होता है, इनवर्स जो होता है वो जस्ट इतना आता है बेटा। इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेटा इसके और y के बीच में आ जाएगा। तो इनवर्स के वाले को हम क्या समझते हैं, इनवर्स वाले को तो हम ये समझते हैं ना उसमें y जा रहा है इनपुट, इनवर्स वाले को हम ये समझते हैं ना उसमें y जा रहा है इनपुट, सही है। तो अगर इनवर्स वाले का इंटीग्रेशन किया तो मतलब इस फंक्शन और उसका y के बीच में एरिया। देखो सीधी बात यह है कि बेटा अगर हम x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं किसी का इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड फंक्शन, ठीक है बेटा। और उसी फंक्शन को अगर हम y की टर्म में लिख लें, x इक्वल टू वाई करके एक तरफ निकाल के और y के टर्म में इंटीग्रेट करें, तो बेटा इसका मतलब है एरिया बिटवीन y एक्सिस एंड फंक्शन, ठीक है। अगर हमने कोई भी चेंज ना किया x y में, सिर्फ y इक्वल टू x की टर्म में लिखा, इंटीग्रेट किया, तो बेटा x एक्सिस के और फंक्शन के बीच का इंटीग्रेशन, और x इक्वल टू y की टर्म में करके लिख लिया और तब y के टर्म में इंटीग्रेट किया तो y एक्सिस और इसके बीच में इंटीग्रेशन। इनवर्स फंक्शन कुछ और थोड़ी होता है भाई, x इक्वल टू क्या करते हैं, बस उधर ले जाके y की टर्म में लिख देते हैं, सारे को एक तरफ y को ले जाते हैं, एक तरफ x को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी एक तरफ सारे y पहुंच जाते हैं। तो बेटा फंक्शन तो सेम ही रहता है ना। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि इसका इंटीग्रेशन f(x) का इंटीग्रेशन तो क्या हो, a से b तक, तो ये वाला हो जाएगा। और मान लीजिए a पर जो वैल्यू है वो c है, मान लीजिए b पर जो वैल्यू है वो d है। तो भैया अगर मैं इनका इंटीग्रेशन करूं इस फंक्शन का इनवर्स वाले का, तो वो इनवर्स वाले का फंक्शन क्या हो जाएगा, का एरिया, इनवर्स वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया। इनवर्स फंक्शन की का हो जाएगा इंटीग्रेशन एरिया बिटवीन फंक्शन एंड y एक्सिस। तो अगर मान लीजिए कभी मुझसे बोला गया, ये पैटर्न इस तरह से आता है, जैसे इंटीग्रेशन बोल दिया जाएगा f(x) dx कहां से कहां तक बेटा, मान लो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, और ऐसे ही प्लस ऐड कर दिया गया उसमें इसके इनवर्स वाले का इंटीग्रेशन कहां से भैया, c से लगा के d तक, जहां पर मैं यहां लिख देता हूं वेयर a इनपुट डालने पर c आ रहा था, c इक्वल टू क्या है fa, और बेटा d क्या है fb, b इनपुट देने पर d आ रहा था, ठीक है। तो बेटा जब ये हो गया मेरे पास, तो इसकी सीधे सीधे हम, तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये वाला एरिया तो ये नीचे वाला है और ये वाला जो एरिया है वो ऊपर वाला है। तो टोटल एरिया ऐसे नहीं निकल सकता इस रेक्टेंगल से, अगर वैसे एक कोना है तो बच गया, इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाता है भाई, ये है b और ये है d, तो BD बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये वाला हटा दो, ये हमें चाहिए नहीं ना, तो ये कितना हो गया a इंटू सी। तो हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि कभी भी किसी का अगर हमने इंटीग्रेशन मांगा गया फंक्शन का और प्लस उसके इनवर्स वाले का इंटीग्रेशन मांगा गया, लिमिट वही वाली रही कि जो यहाँ x की लिमिट है उनको पुट करने पर ये y की लिमिट आ रही थी, तो बेटा हम क्या करें, अब ऊपर वाले लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस नीचे वाली लिमिट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं इसके लिए इनवर्स वाला एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ gx is inverse of fx and fx
हैज डोमेन x बिलोंग्स टू 1 से 5, मतलब 1 से 5 का इनपुट जा रहा है, वेयर f1 इक्वल टू 2 एंड f5 इक्वल टू 10, देन फाइंड 1 से 5 fx का इंटीग्रेशन dx प्लस 2 से 10 g का इंटीग्रेशन g बाय dy। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ध्यान रखें कि जब भी कभी भाई fx एंड gx, भाई g क्या है, f का इनवर्स है, तो मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन है तो ये इसका क्या है, इनवर्स फंक्शन है। और बेटा और देखिए 1 से 5 में इंटीग्रेट किया fx को और 2 से 10 में इंटीग्रेट किया 10 को, क्या तो 1 इनपुट देकर के f में 2 आ रहा है और बेटा 5 इनपुट देकर के 10 आ रहा है, तो आप सीधे क्या कर देंगे, और ऊपर वालों की लिमिट का प्रोडक्ट माइनस नीचे वालों की लिमिट का प्रोडक्ट, बस खत्म। तब 5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ गया 50 माइनस 2 मतलब 48। तो समझ गए क्या करना है कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन और प्लस उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन मांगे, लिमिट वही रहे, एक में x की लगे एक में y की लिमिट लगे, तो बेटा आपको यही करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 1, f डैश x इज पॉजिटिव एंड fx dx इंटीग्रेशन 0 से 1 इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स y 0 से 1 dy। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन, मान लो 0 से 1 fx dx दिया हुआ है तो मैं इसको यूज करूं, और प्लस और क्या मांगा है 0 से 1 इनवर्स y, तो भैया और ये वही है बेटा, भाई f0 इज 0 तो यहाँ x भी 0 और इससे रिलेटेड y भी 0, ऐसे ही बेटा 1 से x 1 है तो उससे रिलेटेड y भी 1 है, तो सही बात होगी, फिट बैठ गया वाला फॉर्मूला। ये जो x की लिमिट होती थी इनसे रिलेटेड y की लिमिट यहाँ रखी जाती थी, फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस उसका इनवर्स का इंटीग्रेशन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ये तो 1 आ गया बेटा, इसकी वैल्यू मुझे दी थी 1/3, ये हो गया f इनवर्स y dy 0 से 1, तो ये आ रहा है इनवर्स f इनवर्स y ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, देखिए अब और आगे तो आप समझ गए होंगे कि इनवर्स वाला का कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। फंक्शन का इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हो और उसके इनवर्स वाले की वैल्यू मांगी हो तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया। और आगे की बात करते हैं बेटा, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर स्पेशल टाइप्स पे जाएंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आप करते आए थे, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि भैया 0 से 1 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप हम नॉर्मली जो जैसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करके लाते थे वैसे ले आइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ऊपर से लिमिट रख दीजिए। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो एक तरीका तो ये होता है कि मान लो मुझे पता था इंडेफिनिट में, मैंने बताया था इंडेफिनिट के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे बेटा, जैसे मैंने इंडेफिनिट में बताया था कि अगर इनवर्स वाला दिखे उसको टी लेट कर लें। अच्छा ये कितना हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स अपॉन दिस इक्वल टू डी टी कर दिया, तो क्या आ गया बेटा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, इसको तो टी ले लिए थे तो टी डी टी। बेटा लिमिट की बात करूं तो पहले अपर लिमिट रख दो फिर लोअर, जैसे अपर लिमिट इसकी क्या थी, x की अपर लिमिट क्या थी 1, तो बेटा बस क्या कर दो t इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ये लोअर लिमिट मतलब पाई बाई 2,
ये अपर लिमिट हो गई। नए वाले वेरिएबल की लोअर लिमिट चाहिए तो x की लोअर लिमिट पुट कर दो, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो, मतलब जीरो। तो क्या हो गया बेटा ये 0 से π/2 हो गया। तो या तो ऐसे साथ के साथ लिमिट चेंज करते चले, अपर लिमिट पुट कर दो तो अपर आ जाएगी नए वाले की, लोअर लिमिट पुट कर दो तो लोअर लिमिट आ जाएगी नए वाले वेरिएबल की। और बेटा क्या हो जाएगा सीधे सीधे t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2 और बेटा 0 से π/2 पुट कर दिया मैंने, मतलब पहले π/2 पुट किया तो π²/4 है ना, अपॉन 2 -0 पुट किया तो 0, तो ये हो गया π²/8। एक तरीका तो ये हुआ कि जैसे हमने रिप्लेसमेंट दिया, सब्स्टिट्यूशन किया, तो सब्स्टिट्यूशन में साथ के साथ हमने लिमिट भी चेंज कर दी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, ये तो मेथड 1 हो गया कि साथ के साथ सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर ही आप लिमिट चेंज करते चले, अब नए वाले वेरिएबल की फॉर्म में पहुंच गए लिमिट। लेकिन एक तरीका ये भी है बेटा कि हम लोग ऐसा करें, ये तो मेथड 1 है। एक तरीका ये भी है बेटा मेथड 2 कि हम पहले अलग में रख करके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन कर लाएं और फिर हम लिमिट की बात करें। जैसे मान लीजिए मैंने साइन इनवर्स x को t रखा तो 1/√1 - x² dx इक्वल टू dt आ गया। तो ये कितना हो गया बेटा इंटीग्रेशन t dt, मतलब ये हो गया t²/2 ऐसे हो गया। ठीक है, अब मैं c की जरूरत नहीं पड़ती, डेफिनेट में मैंने पहले बोला हुआ है। अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या चाहिए था 0 से 1 में साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² ऐसे चाहिए। अच्छा, ये t² आया और बेटा फिर मैंने क्या किया, हमें तो फाइनल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वापस x में ले जाना पड़ता है ना, तो t इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स, तो मतलब साइन इनवर्स x²/2 हो गया। जब यहाँ इसका इंटीग्रेशन हमने रखा तो कितना रखा साइन इनवर्स x²/2, ये इसका इंटीग्रेशन था और 0 से 1 हमने लिमिट लगा दी। यही करते हैं ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन जो आए उसको रख के और लिमिट लगा देते हैं। तो हमने जब लिमिट रखी ऊपर में तो क्या हो गया बेटा साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वही हो गया π²/8, साइन स्क्वायर 1 की मैंने वैल्यू डाल दी। तो बेटा आंसर सेम ही है। तो मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करें तो अपर लिमिट रखें लोअर लिमिट रखें और साथ के साथ नए वेरिएबल की फॉर्म में अपर लिमिट भी पहुंचा दें, तब आप आगे सोल्व करें। दूसरा क्या है, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से पहले सोल्व करके लाएं और उसके बाद आप ला करके अपनी जो है लिमिट की बात करें। जैसा आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है भैया, और आगे देखिए तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही चल रहा है अभी, तो बस लिमिट रख देते हैं बाद में हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा किया, मान लीजिए मेरे पास बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 3 से 8 तक साइन √x+1 अपॉन √x+1। बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं ये वाली बात कि जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसको हम टीलेट कर लेते हैं। मैंने बेटा इसको टीलेट कर लिया 1/2√x+1 dx इक्वल टू dt। तो बेटा यहां से हो गया मेरे पास दिस इक्वल टू 2dt, सही है। लिमिट भी चेंज करनी थी तो पहले अपर लिमिट रख दो, तो t इक्वल टू x की अपर लिमिट रखी तो मतलब √8+1 मतलब 3। बेटा लोअर लिमिट रखी, x की लोअर लिमिट रख दो 3+1 मतलब 2। तो बेटा t की अपर लिमिट 3 हो गई, लोअर लिमिट 2 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन 2 से 3 sin t dt। बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया cos माइनस cos t और 2 से 3, तो बेटा कितना हो जाएगा ये पुट कर लीजिए बस अब इसको आप। अच्छा ये वाला एक 2 और था ना, 2dt आया था ना, तो 2 को मैंने बाहर लिख दिया। तो बेटा ये हो गया मेरे पास, पहले मैं 3 पुट करूंगा तो 2 माइनस cos 3 माइनस फिर मैं ये पुट करूंगा तो माइनस cos 2, ये हो रहा है 2 बाहर रह गया, ये हो गया बेटा मेरे पास cos 2 माइनस cos 3, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे देखिए समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से हमें डेफिनेट के क्वेश्चन करने हैं। और इनवर्स से रिलेटेड आ जाए तो जैसे अभी इनवर्स वाला हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट देखा था। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos 2x √4 माइनस sin 2x dx ऐसा कुछ आ रहा है। मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा 4 माइनस साइन 2x को टी लेट कर लिया, रूट के अंदर वाले को, एक के अंदर दूसरा फंक्शन हो, अंदर वाले को हम टी लेट कर सकते हैं। ये आ गया बेटा मेरे पास कितना
-2 cos 2x dx इक्वल टू dt। तो cos 2x dx इक्वल टू -dt/2। तो ये हो गया मेरे पास कितना, -1/2 इंटीग्रेशन। बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो। मैंने π/4 अगर पुट किया तो कितना हो जाएगा, ये 4 π/4 पुट करेंगे तो 2 × π/4 इज π/2, तो 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट की बात करो तो 0 पुट करो x की जगह पे, 4 - sin 0 मतलब 0, तो इसलिए 4 आ गया। तो मतलब 4 से 3 आ गया बेटा ऐसे। और कितना आ रहा है इस, ये तो cos 2x तो बेटा वो -dt/2 बन ही गया। इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, √t मतलब t की पावर 1/2 ऐसे हो गया। इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2/3/2, और 4 से 3 हमें लिमिट रखनी है। तो बेटा ये हो गया मेरे पास 3√3 -4√4 ऐसे कुछ हो गया, मतलब -1/3 3√3 -8 ऐसा कुछ हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार लास्ट वाली। कोई दिक्कत है इसमें, ये माइनस का चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। और आगे देखते हैं, ये माइनस तो हो गया ना कंट्रोल, -1/2 -1/2 ठीक है। फिर आपने ये पुट किया, ठीक है, माइनस, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास कितना, 3 पुट किया पहले आपने, ठीक है, फिर आपने 4 पुट किया माइनस करके, ठीक है, ठीक है। और आगे देखते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 - e की पावर -2 ln 1 - t अपॉन 1 - t dt। तो आप क्या करेंगे बेटा, बस पूरे लोग को t मान लें, तो ln 1 - t इक्वल टू t की जगह कुछ और नाम दे देते हैं, x लेट कर लिया मैंने। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट भी साथ के साथ चलते चले बेटा। अपर लिमिट रखी तो कितना हो गया, जब यहाँ रखूंगा ना 1 t की जगह पे 1 - e की पावर -2, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2। और बेटा जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा 0, तो ये हो जाएगी 0। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, लिमिट 0 से -2 ln को क्या रख दिया है t x। और बेटा इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना होता है ना, तो 1/1 - t माइनस dt इक्वल टू आ गया था dx। तो भैया ये इतना हो जाएगा हमारे पास कि 1/1 - t उधर जाके -dx हो गया, -dx। बस बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस तो बाहर निकल गया, x²/2 आ गया, और कहां से कहां तक, 0 से -2। तो ये हो गया 2 - 0 मतलब -2 आंसर आ गया। समझ रहे हैं बेटा आप बात को। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज भी कर लिया करें तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। ठीक है भाई, और देखिए आगे। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 2008, ठीक है, 3x² - 8028x प्लस 2007 का स्क्वायर प्लस 1/2008 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा बड़े ध्यान से देखिए आप, इन सब का इंटीग्रेशन आपने देखा है बेटा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा 8028x²/2, ऐसे इसका हो जाएगा 2 इसका दिस स्क्वायर प्लस 1/2008 इंटू x, ये पूरा कॉन्स्टेंट था। और बेटा लिमिट कहां से कहां रख दो, बस में 0 से 2008। जब आप यहां रखेंगे तो ये हो गया बेटा 2008 का क्यूब, माइनस जब यहां 2008 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2008 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8028। इसको बेटा कुछ लिख सकते हैं क्या आप, इसका 4 गुना था ना, 8 चौक 32, नहीं 8028 था, है ना। 8028 कुछ एक अच्छी वैल्यू आ रही होगी, 8028
एक मिनट में देख लेता हूँ 8028 है क्या? हाँ 8028। ये 2008 का 8 चौक 4 गुना नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड कर लो नॉर्मल, तो कितना हो गया 4014, ठीक है। तो ये 2007 का 2 गुना है, तो मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2007 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू में जो 2008 डालूंगा तो 2008 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ गया। ये यहाँ इसकी बात करो, इसकी ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 2007 का स्क्वायर प्लस 1/2008 और इंटू में क्या है बेटा यहाँ पर 2008 एक्स की जगह पे माइनस, जब एक्स को 0 रखोगे तो सारा 0 आ जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, ये कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे कट जाएगा, कि मेरे पास कुछ ऐसा बच रहा है 2008 का क्यूब और जी यहाँ मल्टीप्लाई होकर कितना आ रहा है ये वाला -2 इंटू 2007 इंटू 2008 का स्क्वायर प्लस 2007 का स्क्वायर इंटू 2008 और यहाँ आ रहा बेटा कितना +1, ऐसे हो गया बेटा। इसमें से 2008 कॉमन आकर के ये 2008 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2008 और प्लस 2007 का स्क्वायर, तो मतलब ये 2008 माइनस 2007 का होल स्क्वायर बच जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बेटा वो +1 हमारा अलग से है, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 2008 प्लस 1 मतलब 2009, बेटा ये ऐसा कुछ बच गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो बेटा बात आप समझ गए, ठीक है। और देखिए मतलब भले बड़ा सा क्वेश्चन आए, हमें डरना बेटा नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से π/6 sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x चलता जा रहा है बेटा ऐसे sin 7x तक अपॉन ये हो गया बेटा cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x चलता जा रहा है बेटा ऐसे cos 7x तक। तो इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। मैंने बेटा बोला था ये कि इंटीग्रेशन की ही सिर्फ बात नहीं है, कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगाना हो उससे पहले आपको सीक्वेंस दी हो उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपको जो है सीक्वेंस जब दी होगी तो सीक्वेंस बेटा ये AP दिख रही है, ऊपर वाले में दिख रही है AP इन साइन और नीचे वाले में दिख रही है बेटा AP इन कोस। तो AP इन बेटा जब साइन हमने देखा तो साइन में AP पहला टर्म कितना है x, अल्फा की जगह x, बीटा कितना है x ऐड होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, ऊपर भी नीचे भी n की जगह पर 7 आ जाएगा। तो क्या होता था साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो n-1 बीटा बाई 2 मतलब 6 बीटा बाई 2 मतलब 6x/2 इंटू साइन n बीटा बाई 2, n बीटा बाई 2 कितना हो जाता था बेटा 7 बीटा बाई 2 मतलब 7x/2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 मतलब sin x/2। नीचे में बेटा नीचे में क्या आएगा, ये कोस में फॉर्मूला लगता था तो सिर्फ पहला वाला कोस हो जाता था, बाकी सब साइन में ही रहते थे। तो वैल्यू सेम है तो ये ऐसी वैल्यू यही आ जाएंगी, आप आराम से लगा लेना AP इन कोस नीचे वाले में, ठीक है भैया। ये कट गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा, ये कितना बचा बेटा sin 4x नीचे है cos 4x, तो 0 से π/6 tan 4x मेरे पास बचा रह गया। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, tan का क्या हो जाता है ln sec x, तो ये और नीचे में जब 4x का डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और बेटा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 0 से π/6, बस काम खत्म बेटा, पुट कर लीजिए। तो ln sec जब π/6 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2π/3 ln sec 2π/3 माइनस और क्या आने वाला है बेटा ln ln sec 0, ये कुछ ऐसा बन गया बेटा हमारे पास, सही है। और बेटा ये मोड आता था यहाँ पे ऐसे ln mod sec दिस, क्योंकि sec नेगेटिव भी तो हो सकता है ना कुछ वैल्यूज के लिए, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। तो बेटा कितना आ गया, जब sec 2π/3 होगा ना तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास cos 2π/3 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो ln 2 माइनस ln 1, तो ln 2/4 ऐसा कुछ आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बेटा? तो ध्यान रखें लोग वाले जितने भी इंटीग्रेशन फॉर्मूले थे सब में आप मोड लगाएं बेटा,
ठीक है, सभी में आप मोड लगाएं। कोई दिक्कत है बेटा? आगे चलें, देखिए मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ए से बी एक्स की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एन ए बी। नीचे में है एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए बेटा। तो कहीं बेटा a प्लस बी वाले कौन से, ये a प्लस बी वाला है, ओके। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, एन ए इंटू बी, ये इंटू लगा हुआ है, और n माइनस 2 एक्स स्क्वायर n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आएगा बेटा। बेटा हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो है नीचे में स्क्वायर दिख रहा है, समथिंग इनटू समथिंग का स्क्वायर, तो हमने ये समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा, वो इफेक्ट याद है इंटीग्रेशन में मैंने बोला था नीचे में स्क्वायर दिखे तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला अपॉन इसका स्क्वायर। कभी ये फॉर्मूला बन गया, तो नीचे जिसका स्क्वायर है इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ बेटा, कि यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कि नीचे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स बाहर में प्लस ए बी। एक मिनट, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और इसका बेटा होल स्क्वायर हो गया। सही है भैया। अब ऊपर वाले की हम लोग बात करते हैं, तो ऊपर में इसका डेरिवेटिव ढूंढूं मैं 2 इंटू एक्स करके, इसका डेरिवेटिव होगा क्या वैसे, देखें देखते हैं। अगर मैं इस वाले की बात करूं बेटा, इस वाले की n माइनस 1 इंटू दिस, ये तो बनता जा रहा है बेटा n माइनस 1 करके। देखिए ऊपर x की पावर n अगर मैं एक को समझ लूं तो ये x की पावर जैसे n माइनस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, अगर मैं ऐसे बना लूं x माइनस 1 इनमें सब में से कॉमन ले लूं, इसे n माइनस 2 को मैंने n माइनस 1 करके लिख लिया, इसको मैंने क्या लिख लिया बेटा n माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसे आ जाएगा। लेकिन जो एडिशनल कुछ प्लस माइनस करना पड़ा ना, तो एक तो बचेगा यहाँ से कितना माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है, और क्या बचेगा बेटा यहाँ से n माइनस 1 प्लस 1 किया होगा ना आपने यहाँ के लिए, तो क्या बचा बेटा n माइनस 1 प्लस माइनस 1 किया, तो मतलब माइनस ए बी प्लस ए बी किया, तो ये मेरे पास बच गया प्लस ए बी, तो माइनस कॉमन लेके रखूंगा तो माइनस ए बी ऐसे, और क्या बच रहा देखो यहाँ से कितना था बेटा ये n माइनस 1, ओके ये n माइनस 1 था, ये तो परफेक्ट हो गया हमारे पास। अच्छा मुझसे गलती हुई बेटा, n इंटू इसका डेरिवेटिव अगर मैं मुझे ढूंढना था तो बेटा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 रहा होगा ना, तो एक मिनट चाहिए जस्ट, मतलब मैं नीचे वाला ऊपर, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि सीधे gx मुझे दिख जाए, gx इंटू एफ एस। देखिए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, n वाला बचाओ सिर्फ आप, n n n, तो ये क्या होगा n x की पावर n तो बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा मेरे पास कितना n x स्क्वायर, n तो कॉमन ही आ गया, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ये कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा और देखिए रिमेनिंग को मैं अलग कर देता हूं, तो जैसे ये मेरे पास क्या हो गया -2 माइनस, ये मेरे पास बचेगा कितना -2 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 1, ये बचेगा मेरे पास माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ये बेटा मेरे पास क्या बच रहा है, ये तो सारा खत्म हो गया, तो इतना मेरे पास जो है बचा हुआ रह गया।
इसको अगर आप ध्यान से देखें तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और बेटा रिमेनिंग को जरा आप ध्यान से देखें तो एक्स की पावर एन जरा उसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया मेरे पास माइनस लेकर माइनस एक्स की पावर एन आप कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स की पावर एन। तो बेटा ये कितना बच जाएगा मेरे पास 2x, ये यहाँ से बच गया बेटा माइनस माइनस तो कॉमन आ गया तो a प्लस बी। तो आप ऐसा समझें कि इसको ऊपर वाला समझे और इसको नीचे वाला समझे। तो ये gx की जगह पर यूज हो गया, ये f डैश हो गया, ये gx हो गया यहाँ पे, ये g डैश हो गया, ये वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, और ये fx हो गया x की पावर n। तो फिट हो गया। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सीधे सीधे fx अपॉन gx, मतलब x की पावर n अपॉन ये। ठीक है भैया। और इसका ये कहां से कहां तक हो जाएगा a से b तक, बस बाद में ये लगा दो। मैंने इंडेफिनिट से आराम से करके लाया और बाद में a से b लगा दिया। पहले b पुट कर दो तो कितना हो गया b की पावर n अपॉन b स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू बी प्लस ए बी माइनस, जब बेटा आप ये नीचे a लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर n अपॉन a स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी। ऐसा हो गया बेटा, सही है बेटा। अब इसको जो है आराम से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ नीचे में एलसीएम वगैरह आ जाए तो, आज तो शायद रहा नहीं है। ये नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गया बेटा a प्लस बी का, यहाँ ये भी और ये भी, तो ये ऐसे आ गया कि b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया फाइनल। कोई दिक्कत है भैया इसमें? ठीक है, और आगे चलते हैं। तो चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी बेटा, कि वो नॉर्मल जैसे इंडेफिनिट में करते थे वही इंटीग्रेशन यहां भी आपको करना है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट फंक्शन f g f dash g dash are continuous over 0 से 1 gx not equal to 0 4x belongs to 0 से 1, और लिखा हुआ है fx इक्वल टू f0 इक्वल टू 0। फिर इसने बोला है कि g0 इक्वल टू पाई। फिर इसने बोला है f1 इक्वल टू 2009 अपॉन 2, g1 इक्वल टू 1। फिर इसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ 0 से 1 इंटीग्रेशन fx g डैश x g स्क्वायर x माइनस 1 प्लस f डैश x जी एक्स जी स्क्वायर एक्स प्लस 1 और अपोन में है जी स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहला तो हमारा टारगेट ये होता है ना कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ एक जैसा दिख रहा हो तो उसको डिवाइड मार दो। क्यों ना मैं जहां भी जी स्क्वायर है उनको मैं एक जगह ले आऊं। तो मैंने ऐसा किया कि एफ एक्स जी एक्स और इधर से आ जाएगा, नहीं ये जी डैश था और ये हो गया एफ डैश प्लस जी एक्स, एफ डैश इंटू जी एक्स, तो इंटू में था मेरे पास जी एक्स जी स्क्वायर एक्स, तो इसके नीचे मैं अलग कर दूँ जी स्क्वायर एक्स, मतलब मैंने ऊपर में जी स्क्वायर वाले टर्म जो थे अलग कर दिए ताकि ये ऐसे कट जाए। रिमेनिंग जो था मेरे पास, देखिए रिमेनिंग जो था मेरे पास उसे मैंने ऐसे किया, ये यहां से बच जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। ये बेटा इसका इंटीग्रेशन तो अलग हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला बन गया ना प्रोडक्ट रूल वाला, तो ये तो एफ एक्स जी एक्स आ जाएगा और बेटा ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्मूला बन गया उसका डेरिवेटिव का, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया। तो ऐसे आ गया, कहां से कहां थी बेटा वो इंटीग्रेशन की लिमिट,
0 से 1, तो 0 से 1 बाद में ऊपर से लगा के चला कर बंद रख दोगे तो f1 g1 प्लस f1 अपॉन g1 माइनस 0 रख दो f0 g0 प्लस f0 अपॉन g0। और बेटा इन चारों की वैल्यू आपको पता है, चारों पांचों की, f1 g1 और f0 g0। f0 ये रहा, g0 ये रहा, f1 ये रहा और g1 ये रहा। सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, अपनी जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो एक काम करते हैं बेटा, ये आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी, तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सही है भैया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। ये तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो गए जो इंडेफिनेट से रिलेटेड थे और हमने लिमिट रखी। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, या हम देखेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है भैया, पहली प्रॉपर्टी ये बेटा अगली क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप जो है पढ़ते रहें, और इंडेफिनेट का तो बेटा वो होगा ही डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपकी लाइव क्लास रखी गई होगी, और उसके बाद हम जो है फिर और इसको डेफिनेट को कंप्लीट करेंगे। डेफिनेट बेटा 4-5 क्लास का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता, 4 क्लास के करीब लगेंगे इसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू।